बदकिस्मती से उसने टैक्सी में बैठते वक्त मास्क चेहरे से हटाया हुआ था। तभी उस पर सुनील की नजर पड़ी और उसने फौरन पहचान लिया, क्योंकि शुक्ला के हुक्म पर लौरा ब्राउन की तस्वीर तमाम थानों में पहुंचाई गई थी, ताकि मेरे साथ पुलिस वालों को लौरा ब्राउन को भी पहचानने में आसानी रहे। मेरी तस्वीर और वीडियो तो खैर टीवी चैनल्स पर दिखाई गई थी, अलबत्ता लौरा ब्राउन का सरसरी सा जिक्र हुआ था। बगैर नाम और तस्वीर के साथ थानेदार रविंदर मित्रा ने तस्वीर की कॉपी पुलिस वालों के साथ अपने गिरोह के कारिंदों को भी दी थी, क्योंकि लौरा ब्राउन की तस्वीर देखते ही कबीस लट्टू हो गया था। वो एक अयाश शख्स था, यह मकान भी उसकी अयाशी का अड्डा था। उसने अपने कारिंदों को सारे काम छोड़कर लौरा की तलाश पर लगा दिया था। जो ही सुनील की नजर लौरा पर पड़ी, वो टैक्सी के ताक़ुब में चल पड़ा, साथ ही अपने करीबी साथियों को भी बुला लिया। साथी ज्यादा दूर नहीं थे और मोटरसाइकिल इनके पास थी। उन्होंने सुनील तक पहुंचने में देर नहीं लगाई थी। उन्हें लौरा ब्राउन के बारे में जरूरी मालूमात मालूम थी, तभी मंसूबाबंदी से उसे शिकार बनाया। मुंबई की भीड़ में जब तक लौरा अपने ठिकाने तक नहीं पहुंची, वो मोटरसाइकिल की सवारी का फायदा उठाते हुए उसके करीब पहुंच गए थे। एक सुर्ख इशारे पर जब टैक्सी रुकी तो सुनील ने अकबी शीशे के खुले होने का फायदा उठाकर एकदम जोरे असर बेहोशी का स्प्रे लौरा के चेहरे पर कर दिया। जब तक ड्राइवर एहतजाजी आवाज बुलंद करता, सुनील का साथी सुरेश अकबी सीट पर बैठकर ड्राइवर की पीठ पर पिस्तौल की नाल रख चुका था। इसके बाद आसानी से वो लौरा ब्राउन को उस मकान में ले आए थे। अब लौरा की खुशकिस्मती थी कि थानेदार रविंदर मित्रा अर्जी तौर पर मुंबई से बाहर था। लौरा के हाथ आने की खबर सुनते ही रविंदर ने उसे कैद रखने की हिदायत की। उसकी आमद शाम तक मुतवक्के थी। आज की रात वो लौरा ब्राउन से अपनी हवस पूरी करना चाहता था और फिर उसे राह के हवाले कर दिया जाता। यह भी मुमकिन था कि वो खबीस एक रात काफी न समझता और लौरा को चंद रातें मुसलसल अजाब काटना पड़ता। सुनील और उसके साथी रविंदर के शिकार पर हाथ साफ नहीं कर सकते थे, अलबत्ता थोड़ी बहुत छेड़छाड़ और बेहूदगी से बाज नहीं आए थे। इसी वजह से लौरा उन पर तपी हुई थी। बेचारी ये नहीं जानती थी कि असल अजियत से वो बच गई थी, जो रविंदर मित्रा जैसे ज़हनी मरीज के हत्थे चढ़ कर मिलती। मैं लौरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। मालूमात तो निचोड़ ली, अब इनका क्या करें। उसने मुंह बनाया, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। मैंने तफसील का निचोड़ उसे भी बता दिया। निशिस्त छोड़कर वो सुनील के करीब पहुंची, एक हाथ उसके सर पर और दूसरा ठोड़ी पर रखकर मखसूस झटका दिया। सुनील अजियत से हाथ पैर झटकने लगा था। वो निशिस्त संभालते हुए इत्मीनान से बोली, 2 आदमी हैं, एक का फैसला मैंने कर दिया है, दूसरा तुम्हारे जिम्मा। चौकीदार का रंग खौफ से पीला पड़ गया था, थर थर कांपता हुआ बोला, भगवान का वास्ता मुझे छोड़ दो। मैंने पूछा, रविंदर मित्रा को क्या बताओगे, यहाँ क्या हुआ था? भगवान की सौगंध, जो आप कहेंगे वही बताऊंगा, वो कसमें खाने लगा। लौरा की तरफ मुड़ते हुए मैंने उलझन जाहिर की। मुझे उसकी हलाकत की वजह नहीं मिल रही। इसने हैरानी से पूछा, क्या छोड़ना नुकसानदेह होगा? तभी तो मशवरा किया है। इसने ख्याल जाहिर किया, ये अपने सरगना को ज्यादा से ज्यादा इस वाक़े की तफसील बता सकता है और मेरा नहीं ख्याल इसमें हमें नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। तो फिर इस बेचारे को क्यों मारा? सुनील की लाश की तरफ इशारा करते हुए मैंने मुंह बना। तुम्हारे जिस्म को छूने की इतनी कड़ी सजा तो नहीं बनती थी। उसे संजीदगी से दलील थी, मुझे छूने की सजा ये पहले ही काट चुका था। लेकिन ऐसे अफराद मुआशरे का नासूर होते हैं जिनका इलाज काटने के अलावा नहीं हो सकता, जबकि चौकीदार एक आम मुलाजिम है, वो बराह रास्त चराए में मुलव्विस नहीं है। मैंने मुतफिक होते हुए कहा, फिर तलाशी लेकर निकलते। उसने अस्बात में सर हिला दिया। चौकीदार की मुश्कें कसकर वहीं फेंका और सुराज से तलाशी लेने लगे। रविंदर मित्रा की ख्वाबगाह में मजबूत लोहे की तिजोरी नजर आई। पिस्तौल की 2 गोलियां जाया करने पर कुफल खुल गया था। नोटों की चंद घड़ियों के अलावा उसके काफी काले करतूतों के सबूत मौजूद थे। हमने रकम कब्जे भी की, सारे दस्तावेजात ड्राइंग रूम में लाकर रखी और वहीं मौजूद शराब की बोतलें तोड़कर ख्वाबगाह के सामान को आग लगा थी। अल्कोहल की वजह से आग भड़क उठी थी। उम्मीद यही थी कि धुआं और शोले देखते ही लोग मुतवज्जा होते और आग बुझाने आते। ऐसे हादसात पर मीडिया के नुमाइंदे सुरात से मौका पर पहुंचते हैं और यूं ड्राइंग की मेज पर मौजूद रविंदर के काले करतूतों के दस्तावेजात किसी ऐसे के पास जाने की उम्मीद मौजूद थी जो उसे खड्डे लाइन लगा देता। हम तेजी से बाहर निकलकर अपनी कार के पास पहुंचे। अगले चंद मिनट में हम खोली की जानिब रवाना हो गए थे। लौरा कभी निशिस्त पर बैठने की बजाय लेट गई थी। 1.5-2 घंटों में हम अपने ठिकाने पर मौजूद थे, जैसे गुज़िश्ता कल मैंने गैर महफूज समझते हुए छोड़ दिया था। मगर लौरा की बाज़याबी के बाद वहां रहने में बज़ाहिर कोई खतरा पोशीदा नहीं था। इत्मीनान हासिल होती मैं लौरा को डांटने लगा, तुम इतनी गैर जिम्मेदार और हमाकत का मुजाहरा कैसे कर सकती हो? बहरूप न होने के बावजूद मास्क उतार बैठी थी और इतनी आसानी से 2-3 उचक्कों के हाथ चढ़ गई, गोया घरेलू खातून हो। निदामत से सर झुकाते हुए धीरे से बोली, गलती होगी। मैं तबते हुए बोला, शुक्र करो मुझे तुम्हारे कैद खाने का पता चल गया था, पर ना आज रात जो कुछ होता तुम शुक्ला की दरिंदगी को भूल जाती। वो होंठ काटते हुए खामोश रही।
اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ ندامت کے اظہار کے ساتھ جوابی طنز سے باز رہی تھی۔ تمہاری شکل ایسی ہے کہ لاکھوں میں بھی پہچانی جاؤ گی، مقامی زبان سے بھی ناواقف ہو، ایسے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے نادم پا کر میں نے چند نصیحتیں جھاڑنا ضروری سمجھا۔ مجھے گہری نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے قریب آ کر نشست سنبھالی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے ممنونیت سے بولی، شکریہ ریچا، تمہاری وجہ سے میری جان اور عزت بچی۔ آئندہ ایسی بے پرواہی کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ سب سے پہلے تو تمہارا حلیہ تبدیل کرنا ہوگا۔ نرمی سے اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے میں بیگ کی طرف بڑھا اور میک اپ باکس نکال لیا۔ اس رنگ تبدیل کرنے والی لوشن کی بوتل پکڑا کر میں دوسرا ضروری سامان نکالنے لگا۔ بغیر چوں چرا کیے اس نے لوشن کی شیشی پکڑی اور کونیوں تک ملنے لگی۔ پھر چہرے، گردن اور گردن سے نیچے کا علاقہ جو قمیض سے نظر آ سکتا تھا کو بھی سانولا کر دیا۔ میں نے سیاہ لینس اس کی آنکھوں میں چڑھائے، ستواں ناک کو موٹا کرنے کی مخصوص اسپرنگ اندر ڈالے، بالوں کو لوشن سے سیاہ کیا اور لورا نے ایک بار پھر مقامی دوشیزہ کا روپ دھار لیا۔ وہ لوشن اسپرٹ کے استعمال ہی سے صاف ہوتا تھا، پانی، صابن وغیرہ کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ حلیہ تبدیل کر کے اس نے آئینے میں صورت دیکھی اور شرارت سے مسکرائی۔ ریجا سچ بتاؤ، اس حالت میں خوبصورت لگتی ہوں یا اصل شکل میں؟ میں اطمینان سے بولا، دونوں حالتوں میں نہایت بدصورت۔ اس نے برہمی ظاہر کی، لڑکیوں کے ایسے مذاق بالکل اچھے نہیں لگتے۔ میں ہنسا، مذاق کون کم وقت کر رہا ہے؟ اس نے ہونٹ سکیڑے، کسی بےہودہ سے پوچھنا ہی غلط ہے تو دھریندر شکلا یا رویندر مترا سے پوچھ لیتی۔ بکواس بند کرو، تکیہ پھینکتے ہوئے وہ چلائی۔ میں نے فوراً موضوع تبدیل کیا، اچھا مذاق چھوڑو اور آگے کا لاہے عمل بتاؤ۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ہمارا منصوبہ 90% مکمل ہو گیا تھا، نہ تم اس دھوکے باز میجر کی رعایت رکھتے نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ میں تلخ ہوا، بکواس نہ کرو، میری بہن ہے، اس نے سزائی انداز میں کہا۔ منہ بولی، بلکہ نقلی بہن ہے جسے صرف اپنے فائدے نقصان سے قرض ہے۔ میں بگڑ گیا، اس کا خلوص پرکھنے کو تمہیں کس نے قاضی بنایا؟ وہ اپنی لہ میں شروع رہی، مشرقی امکانہ روایت دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ میں تب کر بولا، اور اپنے گریبان میں جھانکنے کو کس نے منع کیا ہے؟ وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ ہم تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہیں کہ فضول اخلاقیات میں اپنے فائدے نقصان کو نہ جان سکیں۔ ان فضول اخلاقیات ہی کے بدولت تم عزت و جان بچا پائی ہو۔ وہ بپر کر بولی، اسے اخلاق نہیں اصول کہتے ہیں۔ اگر تم پکڑے جاتے تو میں بھی تمہیں چھڑانے کی کوشش کرتی۔ ہمارا مشن ایک ہے، میں تمہاری شانہ بچانا لڑ رہی ہوں۔ راہ کے میجر اور میرا موازنہ کرنا تمہاری غلط اور اہم کانن سوچ ہے۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، شکلا کو مارنا میرا مشن کب سے ہو گیا؟ اور حب الوطنی کا تقاضا اور اپنے پیشے سے ایمانداری کا تقاضا یہی ہے جو ممتا دیدی کر رہی ہیں۔ اگر انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے سرحد عبور کی، ان کی راہ میں پہلی رکاوٹ میں بنوں گا۔ باقی تمہارا اور ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ تمہارے مقابلے میں میرا ووٹ ہمیشہ ممتا دیدی کو جائے گا۔ اس کے چہرے پر غم اور غصہ نمودار ہوا۔ تم میری توہین کر رہے ہو ریجا، تم خود مجھے اس نہج تک لائیں۔ میری بہن کے متعلق بکواس کرو گی تو میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں۔ وہ شاکی ہوئی، تو تمہارے نزدیک میری یہ اہمیت ہے؟ جب تمہارے نزدیک میرے پیاروں کی کوئی اہمیت نہیں تو مجھ سے کیوں امید رکھتی ہو؟ ہاں رکھتی تھی امید، کیونکہ بغیر کسی لالچ اور غرض کے تم نے میرا ساتھ دیا، مجھے اتنی اہمیت تھی، خیال رکھا، مان دیا، عزت دی، میری خاطر جان خطرے میں ڈالی، نہ کوئی تقاضا کیا، نہ کوئی مطلب ظاہر کیا، نہ مجھ پر ہوس بھری نگاہ ڈالی۔ سمجھنے لگی تھی کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ مجھے چاہتے ہو۔ بے شک میں تمہیں نہیں چاہتی، لیکن تمہاری اچائی اور ہمدردی نے میرے دل میں بھی تمہاری عزت اور وقار پسندیدگی بھرتی تھی۔ شکریہ کہ میری آنکھیں کھولتی، پہلے دن واضح کر دیتے تو تمہیں زحمت نہ دیتی۔ سوچا تھا مشن کے اختتام پر تمہارے ساتھ ٹریٹ پر جانا تمہاری خدمت کا معاوضہ ہوگا، مگر میں بیوقوف تھی۔ معذر ریجا صاحب، آئندہ اپنی جنگ خود لڑوں گے، زیادہ سے زیادہ ہار ہی مقدر بنے گی نا؟ یوں بھی اپنی عزت دولت مقام تو گنوا چکی ہوں، اکیلی جان کا کیا کروں گی؟ اس کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوگی اور نشست چھوڑ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، یقیناً اسے لا علمی میں رکھنا میری حماقت تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ شکلا کے خلاف اس کی مدد میں اپنی غرض سے کر رہا ہوں تو وہ دل میں کبھی غلط فہمیاں نہ پالتی۔ انڈیا میں اس کی حیثیت بے یار و مددگار لڑکی کی تھی، اور میری مدد کو کوئی دوسرا رنگ دینا اتنا بھی غلط نہ تھا۔ یوں بھی عورت کی فطرت میں شامل ہے کہ کوئی اسے توجہ کے قابل جانے اور مدد پر کمر بستہ ہو تو اس کے دل میں لطیف جذبات ابل پڑتے ہیں۔ یہ تو شکر تھا کہ اس نے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ 1 منٹ لورا، سراج سے قریب پہنچ کر میں نے اس کی کلائی تھامی۔ میری آخری بات سن لو پھر چلی جانا۔ کوئی ضرورت نہیں، گلوگر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کلائی چھڑانا چاہی۔ میری طرف دیکھو، سچ بتاؤ، کیا 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے میرے پاس کسی سے محبت کی گنجائش ہے؟ میں نے مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے اسے ہنسانا چاہا۔ زخمی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے اس نے سر چکا لیا تھا۔ تمہیں حقیقت بتاؤں کہ شکلا کے خلاف کیوں تمہاری مدد کی؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر میں دوستانہ انداز میں چلاتے ہوئے چارپائی تک لایا، ساتھ بٹھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور پیار سے سہلاتے ہوئے بولا، میری انڈیا آمد کا مقصد شکلا کو انجام تک پہنچانا ہے۔ قدرت نے ہمیں اکٹھا کر دیا، بلا شبہ تمہارا ساتھ بہت قیمتی اور مفید تھا،
एक स्नाइपर का बगैर किसी मुआवजे और उजरत के मुयस्सर आ जाना नेमत गैर मुरतकबा से कम नहीं। तभी तुम इतनी अहमियत थी, इज्जत दी और ख्याल रखा। इसमें तुम्हारी लड़की होने या खूबसूरत और पुरकशिश होने की कोई वजह शामिल न थी। अलबत्ता तुम्हें छेड़ने को कभी कभार मजाक कर लेता कि दो दोस्तों के बीच ऐसी गपशप चलती रहती है, वरना ईमान से बताओ कभी मेरे एतवार से कोई ऐसी ख्वाहिश चलकती नजर आई जिससे शुबा पड़े कि तुमसे जिस्मानी ताल्लुकात का तमन्नाई हूं। वो गैर यकीनी से बोली, झूठ ना बोलो, शुक्ला से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? शुक्ला के किरदार पर बात करना यकीनन वक्त का ज़िया होगा। तुम इसे करीब से देख परख चुकी हो। यह खबीज काफ़ी अरसा कश्मीर के महाज पर तैनात रह चुका है। वहाँ इसके मजालिम की फहरिस्त बहुत तवील है और मुझे एक मुजाहिद ही ने इसके खिलाफ काम करने की दरख्वास्त की है। मेरी आमद में पाकिस्तानी सरकार की मंशा या जरूरत शामिल नहीं है, बल्कि इसे तुम किसी का ज़ाती बदला लेने की ख्वाहिश समझ सकती हो। मेरे साथ एक मददगार भी आया था जो एक हमले में शहीद हो गया था। उसके बाद मैं अकेला था। तुम्हारे साथ को खुशकिस्मती जाना, बस अपना मिशन खुफिया रखने को हकीकत छुपाए रखी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पकड़े जाने पर तुम जरा से तशद्दुद पर सब कुछ उगल दो। अपने अल्लाह की कसम खाओ कि तुम सच कह रहे हो। मैंने खलूस दिल के साथ कहा, अल्लाह पाक की कसम, मेरी इंडिया आमद में शुक्ला का खात्मा भी शामिल है। वो मशकूक लहजे में बोली, भी का क्या मतलब? शुक्ला की मौत के बाद एक और काम भी करना है, मगर इसके बारे तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसके चेहरे पर मुसरत उभरी। मेरी पीठ पर मुक्का मारते हुए चिल्लाई, धोखेबाज, मुझे उल्लू बनाए रखा। मैंने शरारती लहजे में कहना चाहा, वजह तुम्हें पता है, मेरा मतलब डेट। मेरा हाथ थामते हुए ममनूनियत से बोली, एतमाद करने का शुक्रिया रीचा। वादा करती हूँ शुक्ला की मौत के बाद तुम दूसरे मिशन में मुझे शाना बशाना पाओगे। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर हमेशा फख्र रहेगा। चलो तो अब अगला लाहेअमल तय करते हैं। मैंने उसे मौजू की तरफ घसीटा। वो अपनी चारपाई की तरफ बढ़ गई। कंबल लपेटकर उसने तकिए पर कोहनी टेकी। करण चावला को दोबारा घेरने के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी बाजी हर वक्त तो उसके हमरा नहीं होती। अब दफ्तर के इलाके में उसे घेरने का ख्याल ऐसे ही भूल जाओ जैसे SR1 की दुरुस्ती का ख्याल दिमाग से निकाल चुकी हो। करण चावला जैसा खबीस है, बार बार काबू नहीं आया करता। बाकी उससे कोई दुश्मनी तो है नहीं कि कत्ल करने का मंसूबा बनाया जाए। लोरा पूछने लगी, क्या उसे हमारे मकसद की सुनगुन हो गई थी? नहीं, अब तक हमने दस्तावेजात की बात नहीं छेड़ी थी। कोई माहिर कुफल शिकन ढूंढकर उसकी तिजोरी खोलने की कोशिश करने के बारे क्या ख्याल है? ऐसा माहिर कहाँ से ढूंढेंगे? और फिर इसका दफ्तर का रुख करना भी तो खतरे से खाली नहीं। अगर तिजोरी में शुक्ला के खिलाफ सबूत मौजूद हैं तो यकीनन तिजोरी की हिफाजत से वो गाफिल नहीं होगा। लोरा ने एहतजाज किया, तुम मफरूजों पर बात कर रहे हो? ऐसा बस तुम्हें लगता है मादाम, वरना यकीन करो शुक्ला के खिलाफ सबूत जमा करने के बारे करण चावला ने 1000 बार सोचा होगा और इकट्ठे करने के बाद उनकी हिफाजत का खातर खा बंदोबस्त भी जरूर किया होगा। यही वजह थी कि पहले भी मैंने उसे दूर से घेरने का मंसूबा बनाया था। वो पुरख्याल लहजे में बोली, एक और मंसूबा मेरे जहन में चुरजिन से है, मगर डरती हूँ तुम्हारी अखलाकियात ना अड़े आ जाए। मैंने उसे उकसाया, मकसद के हसूल को कई अखलाक की कदरों की कुर्बानी देना पड़ती है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर फूटो। ज्यादा से ज्यादा इनकार ही करूंगा ना। इंडिया आमद से पहले मैंने उसके बारे मालूमात इकट्ठी की थी। शुक्ला की कमजोरी ऐसी है जिस पर आम लोगों की नजर नहीं जाती, या इसके डर से कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। बोलती रहो। उसके खामोश होने पर मैंने शह दी। वो चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद बोली, अपनी नवासी परी उससे जान से प्यारी है। सुना अपनी सगी बेटी को इस खबीस ने खुद कत्ल कराया था। बाद में पछतावों के लपेट में आ गया और कफारे में बेटी की मोहब्बत नवासी की तरफ मुंतकिल होगी। अगर उसे अगवा कर लें तो तमाम मुतालबात मनवा सकते हैं। मैं सोच में पड़ गया। लौरा ब्राउन का मंसूबा मेरे लिए बहुत फायदेमंद था। न जाने पहले मेरा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया था। वो शरारती अंदाज में मनसी, तुमने भी उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। शादी न सही, शुक्ला से बदला लेने को तुम्हें पूरा मौका दूंगी। मैं बिपर कर बोला, क्या तुम्हारे दिमाग में इतना गंद और खलाजत भरी है? वो खिलखिला कर हंसी, मजाक कर रही थी यार। मैं चारपाई पर लेट कर कंबल में गुम हो गया। लौरा ब्राउन का मंसूबा मुझे पसंद आया था। वो नदामत से बोली, अच्छा सॉरी ना, आइंदा ऐसा नहीं कहूँगी। और तुमने खुद ये मंसूबा सुनने में दिलचस्पी जाहिर की थी, अब खफा तो ना हो जाओ। मैंने वजाहत की, इस मंसूबे से कौन अहमक इख्तलाफ कर रहा है। तुम्हारी बकवास पर गुस्सा आ गया था। उसके लहजे में ताज्जुब अंगेज मुसरत थी। तुम्हें बहुत पहले यह तजवीज़ बताना चाहिए थी। ख्वामखा इतना वक्त ज़ाया कराया। वो पुरजोश लहजे में बोली, आप बाहे का मसा। रात को खाने के बाद हम परमा अंसारी को ढूंढने का लाहे अमल तय करने लगे। शुक्ला की कोठी हम देख चुके थे और यह भी जानते थे कि वहां परमा मौजूद थी, मगर कोठी में दाखिल होकर परमा को अगवा करने की कोशिश करना खुदकुशी कहलाती। 20-25 जंगजू इकट्ठे कर लेते तब भी हमला कामयाबी की जमानत नहीं हो सकता था। सबसे बेहतरीन तरीका हमें ताक्कुब का लगा। परमा जेर तालीम थी और लाजमन कॉलेज जाती होगी। यह अलहदाबाद के दर्जन भर मुहावसों की मौजूदगी यकीनी थी। मंसूबा बनाकर हम जल्द ही सो गए थे। अगले दिन सुबह सवेरे खोली छोड़कर करीबी होटल में पहुंचे और नाश्ता करके शुक्ला की कोठी की तरफ चल पड़े। सुबह सवेरे ट्रैफिक भी कम थी, तभी शुक्ला की कोठी तक ज्यादा वक्त नहीं लगा था। कोठी के करीब कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी जहां रुककर हम निगरानी कर सकते। कलानुमा कोठी की ऊंची दीवारों पर चारों तरफ कैमरे नस्ब थे।
किसी भी कैमरे में हमारी मशकूक नकलो हरकत देखे चाहने पर लेने के देने पड़ सकते थे। कोठी ऐसी जगह वाक़ई थी जहाँ 3 सड़कें लग रही थीं। अगर कोठी के दाखिली दरवाजे की तरफ जाने वाली रविश को चौथी सड़क तस्लीम किया जाए तो वो चौराहा बन रहा था। हम एक जगह रुक नहीं सकते थे। यह भी मालूम ना था कि परमा साहब ने कोठी से निकलकर किस तरफ का रुख करना था। मजबूरन हम चक्कर काटने लगे। गो ऐसा करना भी खतरनाक था कि बार बार एक कार जब कोठी के सामने से गुजरती तो किसी को भी शक हो सकता था। लेकिन उम्मीद थी ट्रैफिक की कसरत ने हमें इस खतरे से महफूज रखा, क्योंकि लम्हा बलमा ट्रैफिक में इजाफा हो रहा था। वो तीसरा चक्कर था जब कोठी के सामने गुजरते हुए इसका बड़ा दरवाजा खुला। एक जीप बरामद हुई जिसमें 4 अफराद सवार थे। इसके पीछे सुर्ख रंग काले शीशों वाली कार थी और उसके अक्कम में एक और जीप थी और उसमें 6 अफराद बैठे थे। इनका रुख हमसे मुख्तलिफ जानिब था। मैं रफ्तार बढ़ाकर जल्द से जल्द यू टर्न तक पहुंचने की कोशिश की, मगर ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। जब तक यू टर्न से चक्कर काट कर आते मतलूबा गाड़ियां गायब हो चुकी होती। हम अंदाजे से चलते रहे। बार बार इशारों पर रुकने की वजह से हमारी रफ्तार सुस्ती। आगे जाकर 2 सड़कें दाएं बाएं निकल रही थी, जबकि सड़क सीधा आगे भी जा रही थी। मेरा ख्याल है सीधे चलते जाओ। लोरा के मशवरे पर मैं निकलता चला गया। अगले चौक पर सुर्ख बत्ती पर कार यूं ही रुकी। लोरा ब्राउन पुरजोश अंदाज में चिल्लाई, वो रहे दाएं तरफ मुड़ रहे हैं। मैंने फौरन दायां इशारा चलाना शुरू कर दिया। बत्ती सब्ज होती ही मैंने कोशिश करके रफ्तार बढ़ाई। थोड़ा आगे जाते ही अकबी जीप के करीब हो गए थे। पहचाने जाने का डर नहीं था कि हमारा हुलिया काफी बदला हुआ था। लोरा तो बिल्कुल ही नहीं पहचानी जा रही थी, जबकि मुझे कोई करीबी, बहुत ही करीबी पहचान पाता। मजीद 10 मिनट बाद गाड़ियां बड़ी सड़क से उतरकर एक बड़ी इमारत के पुख्ता रविश पर चढ़ गईं। वो एक बहुत बड़ा प्राइवेट अस्पताल और रिसर्च सेंटर था। इसी के साथ मेडिकल कॉलेज भी था। मैं सीधा निकलता गया कि अंदर जाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एक तो हमने परमा को बाहर ही से अगवा करने का इरादा किया हुआ था, दूसरा इस वक्त इसके पीछे कोई दूसरी कार नहीं मुड़ी थी और मैं मुड़कर खुद को इनके नजरों में नहीं लाना चाहता था। एक होटल के पास से गुजरते हुए मैंने पार्किंग की तरफ कार मोड़ी। थोड़ी देर बाद हम फैमिली कैबिन में आमने सामने बैठे थे। काफी के हमरा कुछ खाने पीने के लवाजमात का बताकर मैं मतलब की बात पर आया। अगली जेब में 4, अकबी में 6 और 3 ड्राइवर, ये हुए 13 अफराद। शायद परमा के हमरा कोई खसूसी मुहाफिज भी मौजूद हो। हदफ का दिफा करने वालों की अफरादी कुव्वत 14 अफराद होगी। लोरा ने कहा, रहाइश से मेडिकल कॉलेज तक कोई ऐसी सड़क नजर नहीं आई जहां इन्हें स्नाइपर राइफल की मदद से घेरा जा सके। मैं लुकमा दिया, कोठी से निकलते वक्त हमला करना बिल्कुल बेकार जाएगा, क्योंकि इन्हें आसानी से मदद मिल जाएगी। लोरा ने तजवीज़ पेश की, छुट्टी के वक्त पार्किंग में इन्हें घेरा जा सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में चंद आदमियों की मदद दरकार होगी जो मेरे ख्याल में धर्मू दादा से मिल जाएंगे।